अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी राना यशवंत सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं। उनके साथ कई शोज़ जो है वो मैं ज्वाइन कर चुकी हूं, जो कि यकीनन मैंने बहुत एंजॉय किया उनके शो में कि बहुत जिस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं और बोलने की भी एक इजाज़त होती है, बीच में दूसरे गेस्ट जो हैं वो टोक नहीं रहे होते। ये ज़रूर एक डिफरेंस जो है वो मैंने उनके शो में देखा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर आपका शो बड़ा मिस कर रही हूँ मैं आजकल। आजकल आपको पता है वैसे ही आपकी गवर्नमेंट ने ये भी बैन वो भी बैन, अच्छा कोई एंटी हो प्रो हो सबको एक साथ ब्लॉक कर दिया है। तो सर सबसे पहले तो बात करेंगे मीडिया की ही। जो अटैक्स चले भारत की तरफ से पाकिस्तान पे, फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, अ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दोनों कंट्रीज का, सर बहुत अजीब सा बिहेवियर देखने में आया। बहुत गलत न्यूज़ भी जो है वो भी दी गई। आपको क्या लग रहा है कि अब जो पब्लिक है या ऑडियंस है वो थोड़ा सा हट गई है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर से, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, उसके बजाय सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स को देखा जा रहा है न्यूज़ लेने के लिए, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसका काम है न्यूज़ देना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो एक पोजीशन है वो खराब कर ली है? आरजू, पहले तो हमारी सरकार ने बंदिशें सिर्फ उन पर डाली जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आरजू काज़मी के लिए कभी नहीं था, और आरजू की तरह जितनी भी न्यूट्रल वॉइसेस हैं उनके लिए कभी पाबंदी रही ही नहीं। लेकिन जो प्रोपेगेंडा करने वाले सोर्सेस हैं उनको रोकना बहुत लाजमी होता है। और वैसे जब जंग जैसे हालात हों, सेंसिटिव मामले जो वो उस समय सही तरीके से लोगों तक पहुंचने चाहिए। अब सवाल आपका है लेकिन कि सर क्या रोका तो सभी को गया है, पाकिस्तान ने भी तकरीबन सारे ही चैनल बंद कर दिए और आपके यहाँ से भी मेरे समेत आपके सबके यहाँ चैनल्स बंद हैं जी। लाजमी है कि एहतियातन ये सरकार को करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बाकी देशों की तरह नहीं है, नॉर्मल रिलेशन नहीं है। हमारे आंकड़े 36 के रहते हैं, 36 के रहने के कारण भी बहुत सारे हैं। और आपके यहाँ की हुकूमत और हुकूमत के पाले गए दहशतगर्द, अगर वो अपनी आदतों से बाज आ गए होते तो रिलेशन हमारा बाकी पड़ोसियों की तरह ही होता। अ, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो 36 का आंकड़ा रहता है, एक अदावत है हमारी आपकी, मुल्क की, हम दोनों की नहीं। तो उसके कारण बेइंतहा है, और वो 1947 से लेकर के आज तक के। और जब हम जंग में होते हैं तो लाजमी है कि सरकार रोकेगी कि हाँ, इस तरह की खबरें तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं आनी चाहिए, जैसे आपके यहाँ की सरकारों ने भी रोका है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस बार थोड़ा दोनों तरफ से लगातार अनकन्फर्म्ड न्यूज को देता रहा। और ये पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन जब कभी भी ऐसे हालात होते हैं जहां अ, आपका मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, दूसरे मुल्क की तरफ से हमले की बातें हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारी एहतियात और बहुत सारे सोर्सेस निकालने के बाद भी आपको लगता है कि अनकन्फर्म सोर्सेस के जरिए कुछ खबरें आ रही हैं, वो देना चाहिए। और उसके जरिए आप अपने मुल्क में लोगों का मनोबल बढ़ा के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मुल्क के मनोबल और मुल्क के लोगों के मिजाज के लिहाज से वो खबरें दी गई। लेकिन अ, पत्रकारिता की, जर्नलिज्म के जो बुनियादी उसूल होते हैं कि हम कंफर्म खबरों को ही दें, अनकन्फर्म खबरों की तरफ तो पत्रकार वैसे भी नहीं जाता है और जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार दोनों तरफ जो है वो भगदड़ सी मची रही। और आप देख ही रही हैं कि उसके चलते कितनी फजीहत दोनों तरफ झेलनी पड़ी है, वो है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ये ज़रूर है कि उस वक़्त क्योंकि यही कहा जा रहा था कि जी खबर को कंफर्म करने का टाइम नहीं रहा। लेकिन सर अब फिर भी आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग अब कम देख रहे हैं, उसके बजाय वो सोशल मीडिया और बाकी जो सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है? थोड़ा-सा हमारे यहाँ तो काफ़ी हद तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इर्रेलेवेंट हो गया है, लोगों ने देखना कम कर दिया है। क्या आपकी तरफ भी ऐसा ही है? आरज़ू, मेरी राय थोड़ी अलग है। मेन स्ट्रीम मीडिया को लोग देखते हैं, जैसे अभी जंग के हालात हो गए, या
भूकंप आ जाए, कोई बड़ी खबर हो जाती है, तो आपको तुरंत अगर जानकारी लेनी होती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने वाले उस समय आते हैं जब खबर की दरकार उनको होती है। सामान्य तौर पे लोगों के पास मोबाइल आ गया है, लाजमी है उनके पास उनकी पसंद के मुताबिक और वो जो देखना चाहते हैं उसके लिहाज से वो अपने मोबाइल के ज़रिए चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन जब कभी कोई खबर अभी-अभी हुई हो और उसमें लाज़मी है कि उनका अपना इंटरेस्ट है कि अभी क्या चल रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आते हैं। देखने की तादाद तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, भरोसा कम हुआ है और वो यकीन जो पहले था कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से ये खबर आ रही है, तो ये बहुत हद तक सही होगी। ये जो भरोसा है, ये टूटा है और इसमें बहुत कमी आई है। अ, सोशल मीडिया पे लोग आए हैं, वहाँ तादाद बढ़ी है और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने अपनी खबरों को बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया की हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों ने कन्फर्म की हैं। सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो मेनस्ट्रीम मीडिया की खबरों को फैक्ट चेक के ज़रिए बताते थे कि ये सही है कि गलत है। अ, आपकी तरफ के 2-3 वीडियोज़ मैंने देखे कि ये एक ऐसा मोर्चा है जहाँ इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो मोर्चा छोड़ कर के जा रहे हैं, रो रहे हैं। वो कहीं और का वीडियो है लेकिन वो दिखाया जा रहा है अपने यहाँ के लोगों का मन खुश करने के लिए मन में लड्डू फूटते रहें, इसके लिए दिखाया गया उधर कि ये देखिए इंडियन आर्मी है, ऐसा है, वैसा है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़िम्मेदार जवाबदेह लोग हैं, जिन्होंने ऐसे वीडियोज़ को अ, क्रॉस चेक किया और बताया कि ये फर्जी है, ये फ़रेब है, ये फ़ेक है और आप जर्नलिस्ट हैं तो लाज़मी है कि आपके पास अपनी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप पर भरोसा लोगों का होना चाहिए, तो आपको कम से कम अनकन्फर्म्ड खबरें जो होती हैं, सोर्स जिनका आपके पास पुख्ता नहीं लगता है, जिन बातों को कहने से पहले आपको लगता है कि पता नहीं ये सही है भी कि नहीं है, तो फिर आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज, सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही मुझे। इसी तरह की चीज़ आ रही है, एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है और मेनस्ट्रीम मीडिया जो है उसको लगता है कि शायद ये सोर्स ठीक ही होगा और वो उसको लेकर के आगे बढ़ जाता है। ऐसी कई खबरें हैं और आपकी तरफ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, वो हिंदुस्तान में बहुत देखे जाते थे और आपकी तरह के पत्रकार जो इंडिपेंडेंट वॉइस अपनी रखते हैं, वो बेरोक-टोक अपनी बात कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान में सुने जाते हैं। क्योंकि बाकी ज़रियों से जो बातें आती हैं, उनमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। तो अगर कोई आदमी न्यूट्रल है, उसकी न्यूट्रलिटी जग ज़ाहिर है तो लाज़मी है कि उसको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। और मुझे लगता है मीडिया और इन्फ्लुएंस जर्नलिज़्म जो है अ, उसको अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर खैर ये तो बड़े बड़े जो कह लीजिए मीडिया हाउसेज हैं या बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनसे कोई गलत खबर चली जाती है, लेकिन अगर उसको रोका ना जाए और मुसलसल वही गलती दोहराई जाए, तब कह सकते हैं आपके कोई जो है वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया की। लेकिन सर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भी आपके यहाँ से आपके प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स जो हैं वो बार बार ये बात करते हैं कि दोबारा भी अटैक हो सकता है पाकिस्तान पे और ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। आप कहाँ तक इस बात को सही समझते हैं कि क्या दोबारा भी इस किस्म का कोई अटैक जो है वो प्लान कर सकता है भारत? आपका जवाब देने से पहले एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, हिंदुस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार के सोर्सेस बहुत खुले रहे। पहले दिन से आखिरी दिन तक कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के स्पोक्स पर्सन के साथ आते रहे और देश को बताते रहे कि हमारा ऑपरेशन कहाँ पहुंचा, हमने क्या किया है और बकायदा वीडियो के ज़रिए। इसलिए भारत के लोगों के पास सही तस्वीर सरकारी सोर्सेस के ज़रिए पहुँचती रही और उसमें एविडेंस था कि हम जो कह रहे हैं उसके लिए हम ऐसा नहीं है कि हवा-हवाई है। ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोज़ हैं और इन वीडियोज़ के आधार पर हम बता रहे हैं कि हमारा जो आर्मी का ऑपरेशन रहा है, वो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या रहा है और जो हमारे यहाँ हमने जो न्यूट्रलाइज़ किया है, वो क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ है और जिन तस्वीरों को जहाँ-जहाँ लेकर के कहा जाता है कि वहाँ नुकसान हुआ, वहाँ नुकसान हुआ, वहाँ के वीडियोज़ भी
हमारी फोर्सेस ने लोगों के सामने रखे हैं। एक बड़ा देश, जिम्मेदार देश और अपनी ताकत पे नाश करने वाला देश जिस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, ग्रेस के साथ, ग्रेविटी के साथ, हिंदुस्तान की सरकार और सेना दोनों ने किया है। अब जो प्रधानमंत्री का बयान बार बार का है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वो मुझे लगता है कि वो भारत के हर आदमी को पता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। हमारे यहाँ अगर कोई दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान की तरफ पाले पोसे गए आतंकवादी, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो या फिर बाकी सैफुल्ला मारा गया, तो अब ये जितने भी टेररिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के लिए वहां पाले पोसे गए हैं। वहां कैंप्स चलते हैं, आप जानती हैं, आपको किसी को छुपा नहीं। उन कैंप्स में ट्रेनिंग दे करके उनको लॉन्च पैड पे लाया जाता है। लॉन्च पैड के बाद वो हिंदुस्तान के भीतर भेजे जाते हैं, यहाँ वो खून खराबा करते हैं। सरकार ने कहा है कि हमें किसी से बैर नहीं, लेकिन हमारी जमीन पर हमारे लोगों को मारने के लिए अगर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द भेजे जाते हैं तो फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया। हम फिर से जो टेरर कैंप्स हैं वहां हमला करेंगे, बम गिराएंगे, मिसाइलें गिराएंगे, तबाह करेंगे, और इसमें कहीं भी कोई लाग लपेट नहीं है। एक स्ट्रेट पॉलिसी सरकार ने तय कर दी है। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया था तो उन 3 बातें कही थी, और 3 बातें हिंदुस्तान के हर आदमी को ठीक से पता है। पहली बात यह है कि अब दहशतगर्द के सरगना और दहशतगर्दों को पनाह देने वाली सरकार दोनों हमारे लिए एक है। दूसरी बात यह कि जब कभी दहशतगर्दी हमारी जमीन पर होगी तो हम फिर पाकिस्तान में घुस करके उनके कैंप को तबाह करेंगे। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशन से हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां भी हिंदुस्तान के लिए खतरा है उस खतरे को खत्म करने का हक बनता है और हम वो हक अदा करेंगे, ये भारत की सरकार ने कहा। तीसरी बात यह है कि जब तक आप टेरर नहीं रोकते हैं तब तक ना ट्रेड है, ना टॉक है और ना सिंधु का पानी चाहे। और भारत के गांव कस्बे में भी जाकर के आप पूछेंगे तो 3 बातें सरकार की लोगों ने गांठ बांध ली। तो सरकार के लिए भी ये लाजिम है कि वो इन 3 बातों को हर कीमत पर पूरा करे। तो जैसे ही दहशतगर्दी हो वैसे हिंदुस्तान की फौज अटैक करेगी, ये तय हो गया है। सरकार कह रही है और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ एक ही बार नहीं है, बार बार कह रहे हैं। इससे मतलब कि देश के मानस में, देश के लोगों के दिमाग में बात बिठा दी गई कि आपके यहाँ कभी भी कोई खून खराबा होता है तो हमारी कीमत जान की बहुत ज्यादा है, हम मारेंगे, खतरा नहीं रहने देंगे। और ये मुझे लगता है कि एक लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई है और वो है। सर ये भी एक इम्प्रेशन पाकिस्तान में है, या समझे बात की जाती है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं भारत में किसी भी जगह पे, क्योंकि आपके तो इलेक्शन पूरे साल ही चलते रहते हैं आप लोगों के, वो हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि एक बार होके खत्म। तो वो जब भी इलेक्शंस आसपास होते हैं तब इस किस्म के अटैक्स चलते हैं और तभी पाकिस्तान का नाम बीच में लाया जाता है ताकि इलेक्शंस में थोड़ा जो है फेवर मिल सके। ऐसा मतलब पाकिस्तान में कई एनालिस्ट और कई मीडिया हाउसेज में ये बात की जाती है, कहाँ तक ये ठीक है? इस वक्त भी इलेक्शंस का आपके यहाँ चल रहा है कई स्टेट्स में, और एक बार फिर पाकिस्तान का नाम लेकर और ये बात की जा रही है, तो आप समझते हैं कि इसमें कोई कनेक्शन है? ये बदमगजी है, फिजूल की बात है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई बात बेवजह कही नहीं है, और मैं कहने से पहले 100 दफा सोचता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ क्या है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारे यहाँ 30 स्टेट्स, आपके यहाँ 4 है। एक बड़ा देश हो जहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं, हर साल हमारे यहाँ 3 से 4 स्टेट में इलेक्शन होते हैं। अब चुनाव मेरे यहाँ तय है कि होना है, और पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि हमको जब भी मौका मिलता है भारत के भीतर आतंकवादी वारदात करनी। अब लाजमी है कि आप जब करेंगे तब मेरे यहाँ 5 महीने 6 महीने के आसपास चुनाव होंगे, या चुनाव के वक्त ही आप कर रहे होंगे। तो ऐसा है नहीं कि 5 साल में या 3 साल में एक दफा चुनाव हो और हर बार 3 साल 5 साल के आसपास आप कुछ कर रहे हो और आप उसको कोरिलेट कर पाए। हमारे यहाँ हर साल चुनाव है, और जब आप हर साल दहशतगर्दी करेंगे तो वो तो आसपास दिखाई पड़ेगा। तो उसको चुनाव से जोड़ करके देखने का मतलब ये है कि आपको इसकी समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की दहशतगर्दी सेना आईएसआई क्या करना चाहती है, और हमारे यहाँ जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो क्या है।
आप चुनाव नहीं रोक सकते। मेरे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, राज्यों में अलग-अलग सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार देश में है, लेकिन बहुत बड़े-बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, तो वहाँ भी चुनाव तो सब जगह होंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ फेयर इलेक्शंस लगातार होते रहे हैं, चुनाव को लेकर कोई सवाल नहीं है, यहाँ के लोग पार्टिसिपेट चुनाव में करते हैं। अब उसके आस-पास अगर आपने कोई ऐसी करतूत कर दी, जो दहशतगर्दी की तरह है, तो उससे आप कैसे कोरिलेट करेंगे? और कोरिलेट करके आप ये कहें कि ये चुनाव के लिए कराया जा रहा है, ये तो बड़ी संगीन सी बात हो जाती है फिर, कि आप कुछ सोच ही नहीं रहे। मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो हैं, वो हर सोच से परे हैं, समझ से परे हैं। उनके ऊपर एक जॉन्डिस टाई है। उन्होंने अपना एक चश्मा चढ़ा रखा है कि ऐसा ही होता हो, ऐसा नहीं है। राजू वाक़ई नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखने, समझने, कोरिलेट करने के बाद लगा कि नहीं, एक मुल्क हमारा है, पड़ोस में है, जो बार-बार यहाँ खून-खराबा करना चाहता है। हमारे यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है, देश तरक्की के रास्ते पर है। कहाँ हम मैं कई बार सोचता हूँ कि यह मुल्क स्पेस साइंस में दुनिया के सामने मिसाल है। आज हम 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन और फाइटर जेट्स जो इंजन होता है, उसको बनाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 5, 7, 8, 10 वर्षों में हम बना लेंगे, फिर हम कहाँ खड़े होंगे? हम दुनिया के उन 4-5 मुल्कों की जमात में खड़े होंगे, जो फाइटर जेट्स या 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते हैं और जेट इंजन बनाते हैं। फाइटर जेट्स 3 ही देश बनाते हैं, वो चाइना है, अमेरिका है, रूस है, 5th जनरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। और फाइटर इंजन जो है वो 5 स्टेट में 5 कंट्री बनाते हैं। वो फ्रांस है, इंग्लैंड है, चाइना है, अमेरिका है, रशिया है। अब आप उस जमात में थे। एक साथ 104 सैटेलाइट दुनिया के देशों के, तमाम देशों के, और वो सब कौन से देश हैं? डेवलप्ड कंट्री है। जर्मनी है, इज़राइल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। उनके सैटेलाइट लेकर के हम उनके ऑर्बिट में जाकर के डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने से जितना खर्च करते हैं, जो लागत आती है, उससे कम लागत में हम उनका सैटेलाइट वहां डाल देते हैं। हम मंगलयान पर 7 रुपए पर किलोमीटर के कॉस्ट पे मंगलयान डाल देते हैं। हम चांद के साउथ पोल पर अपना यान उतारते हैं। हम अलग हैं। हमारे यहाँ आप देखिए तो दुनिया के जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, खास करके मैं आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज और मैनेजमेंट कंपनीज कह रहा हूँ, वहां जितने हाईएस्ट पोस्ट पर लोग मिलेंगे, सब इंडियन मिलेंगे। अमेरिका के भीतर आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें 3-4 जो हाई प्रोफाइल, बड़े प्रोफाइल पे लोग बैठे हुए हैं। चाहे विवेक की आप बात कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत काबिल हैं, किसी भी दिन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो वो सब इंडियन है। हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर जिस तरह से बढ़ रहा है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी बार-बार अड़ंगा डालती। अब इसको खत्म करना हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। ये बड़ी मुसीबत है। तो लाजमी है कि सरकार सोचेगी कि एक ही बार में खत्म करो यार, ये बार-बार का पंगा हमारी तरक्की के रास्ते में रोड़ा है, इसको रहना नहीं चाहिए। तो लाजमी है कि हम अपनी बेहतरी, अपनी तरक्की के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए जो फैसला मुनासिब लगता है वो करेंगे। और मुनासिब यही है कि पाकिस्तान के भीतर दहशतगर्दी ना हो। दहशतगर्द नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान से कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन सर, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और बाकी दुनिया भी जाहिर इस तरफ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बीच में आके इस लड़ाई को रोका, या कह लीजिए सीज फायर करवाया। तो आपको नहीं लगता कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और इनको डायलॉग पे जाना चाहिए? दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, हम कम होंगे, आप ज्यादा होंगे, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल न्यूक्लियर पावर तो है पाकिस्तान भी। 2 बातें हैं। पहला इसमें डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा न्यूक्लियर पावर। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के हिंदुस्तान की सरकार ने कभी नहीं कहा कि उस आदमी ने इसमें कहीं आकर के मेडिएशन किया है। हमारे विदेश मंत्री ने बहुत साफ कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर आया था कि हम इस जंग को नहीं चाहते हैं। डीजीएमओ के लेवल पर बातचीत हुई, हमने कहा कि ठीक है। अब चूंकि आप जब जंग में होते हैं, ये इस तरह कोई भी फैसला ले रहे होते हैं, तो आप कई देशों को लूप में रखते हैं, और ये सब जगह का रिवाज है। ऐसा नहीं कोई नई बात है या हम ही कर रहे हैं, पाकिस्तान भी रखता है। तो आप बीच में टपक करके आ गए कि हमने कह दिया या हमने करा दिया या हमने कहा कि हम ट्रेड ही आपके साथ नहीं करेंगे अगर आप लोग इसको बंद नहीं करते हैं। तो
डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये अलग तेवर तमीज का मुल्क है, यहाँ वो नहीं चलेगा। आपको अपने यहाँ जो करना था वो आप कीजिए। आपके लिए तो सवाल ये है कि आपके कोर्ट में आपके टैरिफ के फैसले पर सवाल है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। वहां के कोर्ट ने क्या कहा, ये टैरिफ पे जो फैसला आप ले रहे हो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के नाते, ये आपके पास राइट नहीं है। इमरजेंसी की कंडीशन में जब बहुत ही नाजुक हालात हो उस समय कुछ स्पेशल राइट्स आपके पास हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि आज बैठे आप तो आप तराजू लेके बैठे 40%, 50%, 100% टैरिफ, अरे नहीं चलता। उस आदमी को अपनी कोर्ट में यह साबित करना था कि टैरिफ का खेल जो है ना मेरे लिए बड़ा अच्छा है, और देखो इसी टैरिफ खेल में डरा करके पाकिस्तान हिंदुस्तान को चुप करा दिया। वो अपने लिए वहां एक लॉजिक ढूंढ रहा था, ना कि यहाँ हिंदुस्तान की सरकार को आकर कह रहा था कि आप जंग से बाहर आ जाओ। भारत की सरकार ने, विदेश मंत्री ने कहीं भी नहीं कहा। इस तरह से तो जानकारी हम कई लोगों को देते रहते हैं कि वॉर जोन में क्या है या हम कैसा करने जा रहे हैं, ये डिप्लोमेसी का उसूल है और ये होता है, आप भी अपने दोस्ताना देशों को देते रहते हैं। तो एक तो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के आने से हिंदुस्तान ने जंग रोकने का फैसला किया, ये सरासर गलत है और भारत की सरकार ने कभी भी नहीं माना है, ना किसी हवाले से यह बात आई है, सरकारी हवाले से मैं कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि दोनों एटमी कंट्री हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, मुझे लगता है कि उस हवाले से भी पाकिस्तान के लोगों को एक बार अपने को आजमाना चाहिए कि वो एटमी कंट्री बचे भी हैं कि नहीं, उनके पास अब एटम बम है भी या वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए या है ही नहीं। मैंने मान लिया कि पाकिस्तान के पास है, तो क्लिंटन ने करगिल के दौरान वाजपेयी जी को फोन किया और फोन कर कहा वाजपेयी जी आप जरा अमेरिका आ जाइए, नवाज शरीफ को हमने बुलाया है, बातचीत करके करगिल के मामले को सुलझाते हैं। वाजपेयी जी ने कहा कि नवाज शरीफ आपके यहाँ आए हुए हैं, उनको बोलिए कि उनकी फौजें हमारे यहाँ चोटियों पर घुसी हैं, बाहर निकले, निकाल तो हम देंगे, उनका काम है बाहर जाएं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम से हमला कर सकता है। वाजपेयी जी ने कहा ये रिकॉर्ड पे है, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड पे है। तो वाजपेयी जी ने कहा कि मिस्टर क्लिंटन, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं सोने जा रहा हूं, अगर ऐसा होता है तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह हो गया, लेकिन अगले दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं दिखेगा। तो अब न्यूक्लियर पावर अगर है तो हमारी सरकार ने बड़ा साफ कर दिया कि न्यूक्लियर पावर की धौंस देकर के उसकी आड़ में आतंकवाद पनपाने और भारत के भीतर खून खराबा करने का रिवाज नहीं चलेगा। अब न्यूक्लियर पावर है, इस नाते आप अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसा करते हैं जो हमको मंजूर नहीं है, हम फिर वही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो इसलिए ये शायद पहली बार है कि जो स्टेट अपने आप को न्यूक्लियर पावर कह रहा है और एक न्यूक्लियर पावर जो है उसके यहाँ घुस करके हमला कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियर पावर का डर होता, एटमी बम का डर होता, तो हिंदुस्तान की फौज ऐसा नहीं करती। इसलिए यहाँ न्यूक्लियर ताकत होने का पाकिस्तान का मामला जो है अब हिंदुस्तान के सामने स्टैंड ही नहीं करता है, वो खत्म है। अब जैसा आप बर्ताव करेंगे वैसा व्यवहार रहेगा। मुझे लगता है कि अब यही स्टैंड इंडिया का रहेगा। सर देखते हैं कि किस तरह से इस चीज को आगे लेकर जाया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके अंदर भी लोग ऐसे हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और आने दे रहे हैं या भागने में मदद कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या कुछ भी हो। जब तक अंदर से कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बाहर वाला घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये बात भी हमारे यहाँ कही जाती है और जाहिर है कि वो तो खैर अलग बात हो जाएगी। अगर मैं कहूँ जी सबूत वगैरह का, तो पहले कई बार भारत दे चुका है, पाकिस्तान उससे इनकार कर चुका है। लेकिन लास्ट में यही पूछूंगी कि जो लोग अंदर से इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कश्मीर पे अटैक हो या कुछ भी, तो उनके ऊपर बस इतनी ही कार्रवाई है आप लोगों की कि ठीक है कुछ के घर गिरा दिए तो साबित हो गया कि जी यही थे तो उनके घर गिरा दिए, लेकिन अंदर से लोगों को क्यों लोग साथ दे रहे हैं ऐसे लोगों का जो अटैक कर रहे हैं? जब कहीं भी कोई आतंकी वारदात होती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे किसी मुल्क को नुकसान होता है, तो लाजमी है कि वहां स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं। और स्लीपर सेल्स दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगी तो रहते हैं जहां भी दहशतगर्दी है और कोई
बाहरी की देश जो है वहां दहशतगर्दी को पालता पोसता है, तो स्लीपर सेल्स ऑन करके रखता है। हमने ये नहीं कहा है कि कश्मीर के भीतर या हमारे देश के भीतर जो है स्लीपर सेल्स नहीं होंगे, या टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे। उनकी शिनाख्त की जाती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल हो गए, उससे ज्यादा 11 साल हो गए। 11 साल में पूरे हिंदुस्तान में 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है। जम्मू कश्मीर के एक दायरे को छोड़ दूं, क्योंकि वो आपकी सरहद से लगता है और वो टेरेन ऐसा है कि उधर से निकल करके आ जाना आसान होता है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी टेरर इंसिडेंट नहीं आज तक। कश्मीर के भीतर हमारी फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये लगातार लगी रहती हैं। कश्मीर की आवाम जो मेरी है, क्योंकि वहां लगातार बेहतरी हुई। पिछले साल आपको पता है कि 2.5 करोड़ सैलानी गए कश्मीर में। अचानक से एक आमद हुई, माहौल बदला, लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई, आबो हवा बिल्कुल बदली हुई सी होने लगी, और ये लगातार होता चला जा रहा था। तो पाकिस्तान की ये साजिश हुई कि यहाँ कुछ करो। पहलगाम जो है वो सैलानियों के जाने, कश्मीरी लोगों की आमदनी को काटने, वहां के हालात को फिर से बिगाड़ने, वहां साजिशों को अंजाम देने के लिए अपने मुताबिक जमीन तैयार करने की एक बड़ी साजिश कर रही है पहलगाम हिंसा। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार और भारत की एजेंसीज लगातार आतंकवादी और आतंकवादियों के साथ जो वहां एलिमेंट्स हैं, लोकल एलिमेंट्स हैं, ये हमारी सरकार ने भी कहा है, उन सबको आइडेंटिफाई करने, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश करती रहती है, और ये ऑपरेशन हमारा चलता रहता है। इसलिए हमारे यहाँ और हमारे मुल्क के बाहर दोनों जगह हमारी नजर में, यहाँ भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं, मुल्क के बाहर से खतरा होता है तो वहां भी हम हमला करेंगे, उसको भी हम खत्म करेंगे। ये सरकार और भारत के आम आदमी का मानस है जो तैयार हो चुका है, इसके साथ समझौता करना नहीं चाहता है। सर, होना तो यही चाहिए कि डायलॉग के जरिए ये मामलात को हल किया जाए, इसलिए कि कितने भी अटैक कर लें, बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है। मसूद अजहर की बात की गई, मसूद अजहर इस वक्त भी मेरे ख्याल है जिंदा ही घूम रहा है, और वो बहरहाल जो टारगेट बताया जा रहा है भारत की तरफ से, वो तो फिर भी अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो डायलॉग के जरिए ही पहले आप राजनाथ एक बात सिंह। आप बताइए मुझे, सिर्फ एक बात बताइए, ये इकलौता मुल्क है पाकिस्तान, मसूद अजहर कौन है? यूनाइटेड नेशंस ने उस आदमी को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल टेररिस्ट। हाफिज सईद कौन है? इंटरनेशनल टेररिस्ट। मसूद अजहर बहावलपुर में सीना चौड़ा करके घूमता है, चलता है, उसका हेडक्वार्टर्स मुरीद के में लश्कर का हेडक्वार्टर्स लाहौर। आपका हाफिज सईद जो है, कहते हो, आप कह रहे हो कि हमने उसको हाउस अरेस्ट किया है। क्या सहूलियत नहीं है उसके पास? क्या सुविधा नहीं है यार? उसकी सिक्योरिटी देखिए आप, आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्स सब उसकी सिक्योरिटी में रहती है। क्या हमें पता नहीं होता है? सब कुछ है। एक ऐसा मुल्क जो डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट अपने यहाँ रखता है, एक ऐसा मुल्क जहां से उसामा बिन लादेन को अमेरिकी फौज आकर के मार के, पकड़ के, उठा के, लेकर के जाकर के समुद्र में फेंक देती है, उसको ये कहने का हक नहीं बनता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। और आपने भी कई दफा इस बात को कहा भी है कि अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो आप अपने ही जाल में फंसेंगे। आप अब टीटीपी से लड़िए, आपके लिए बड़ी मुसीबत होगी। जिस तालिबान को आपने अपने यहाँ पनाह दी, जिस तालिबान को पाला पोसा, वो अफगानिस्तान में जाकर तब मुजाहिदीन थे। आज जो है उन्होंने अपनी एक औलाद छोड़ दी आपके यहाँ, वो टीटीपी हो गए। अब वो आपके लिए बड़ी मुसीबत है। अब वो कहते हैं कि पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वो तो हम लेंगे, हम ही चलाएंगे, यहाँ तो शरीयत से हुकूमत चलेगी। तो जब आप जैसा करेंगे, आप बोएंगे आम तो बबूल कहाँ, तो बोएंगे बबूल तो आम कहाँ से हो? तो जैसा आप करेंगे वैसा होगा। हम थोड़े शरीफ लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको, दुनिया भी सुनती होगी तो। एक ज़हीन मुल्क है, यहाँ के लोगों का खून खराबे में कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, मारपीट में, टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ आदमी अपने बच्चों को बड़ा बना के उसको कुछ बनाना चाहता है, साइंटिस्ट बन जाए, वो बड़ा क्रिकेटर बन जाए, स्पोर्ट्स का प्लेयर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, देश के काम आए, तरक्की में हम आगे जाएं। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं 2047 जब यह मुल्क आजादी के 100 साल मना रहा है, उस साल हम डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देखे जाएं, उसकी खातिर आप गांव देहात में जाइएगा, वहां भी लोग इस तरीके से सोचते हैं। हम एक अलग रेस में जा रहे हैं और हमको लगता है यार मसाइल कहीं भी होते हैं, कम नहीं होते हैं। हमारे यहाँ समस्याएं हैं,
गरीबी है, बेरोजगारी है, वो है, उससे निकलने के रास्ते हम तलाश रहे हैं। लेकिन हमको अपनी पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगानी पड़ेगी। जब हम डाइवर्ट होंगे तो हमारे लिए हमारी तरक्की का रास्ता रुकता है और वहां फिर खीज होती है, वहां फिर गुस्सा आता है और वो फिर होता है कि चलो पहले इसको निपटाओ। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके मुल्क को तय करना है, खास करके आपकी इंतजामिया, जिसको आर्मी और आई साहब कहती हैं, उसको ये तय करना है कि वो करना क्या चाहती है। सारे मालदार हैं। आप बताइए कि आसिम मुनीर के पास 160 करोड़ की संपत्ति कैसे आ जाएगी भाई? आपके सारे जनरल जो हैं, बाजवा साहब के पास सैकड़ों करोड़ की जायदाद कहाँ से आ जाएगी? जहांगीर करामत के पास कहाँ से आ जाएगी? राहत शरीफ के पास कहाँ से? ये सब हजार हजार करोड़ के कैसे हो गए? आपको सैलरी मिलती है 1.5-2 लाख रुपए, आप हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। तो यही सब बनाने के चक्कर में आपने हिंदुस्तान के साथ एक अदावत मोल रखी है। आप माहौल खराब करते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी जिंदगी आपने बदहाल करके रखा हुआ है, उसको बर्बाद करके रखा हुआ है। पूरे मुल्क को वहां के इंतजामिया ने बर्बाद किया है। सरकारें जो हैं उसका प्यादा है, वो चाहे इमरान खान हो या फिर आज की तारीख में शहबाज शरीफ हो या कल वो नवाज शरीफ हो, तो चलता रहा है। तो जब तक पाकिस्तान अपने आप को बदलता नहीं है तब तक हिंदुस्तान की मुसीबत है। सर बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है, बदलेगा कौन? इसलिए कि अगर कोई बदलने के लिए आता है या कोशिश करता है तो उसको ही बदल दिया जाता है। यहाँ पर तो ये चलता है। लेकिन फ्यूचर तो कहीं है ना कहीं अवेयरनेस तो आ रही है सर, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है, और नहीं। शायद कभी हम पाकिस्तान कुछ के बदलाव लोगों को देखें। मैंने देखा है जो मतलब शानदार लोग हैं, मतलब आम आदमी के भीतर मैंने कहीं हम्म। कोई दिक्कत नहीं पाई है। हिंदुस्तान को लेकर के उनके भीतर वो दोस्ताना भाइयों वाली बात मुझे दिखती है। वहां से तो रिएक्शंस आते हैं। सवाल ये है कि जब आप अपने किसी फॉर्मर पीएम को जेल में डालेंगे, उसके साथ जो नहीं करना वो सब करेंगे और दहशतगर्दों को आप बाहर रह करके पालेंगे, पोसेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, तो एक अजीब तरह का रिवाज आपने अपने बना रखा है। उससे लोगों का नुकसान है। और जब आम आदमी पाकिस्तान का खड़ा हो जाएगा ना, उसी दिन पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, एंड आई विश के पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाए। और जो आपने प्राइम मिनिस्टर्स की बात की, वो तो हम जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक होता हुआ देख रहे हैं। न लियाकत जाने। अली खान, उसी लियाकत रावलपिंडी अली। में गोली मार दी। जी जी बिल्कुल। तो आपके पहले पीएम को गोली मार दी, एक पीएम को फांसी चढ़ा दिया, उसी रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो को आपने उड़ा दिया। तो दिक्कत तो है। बहुत ज्यादा है सर, और इसके ऊपर डेफिनेटली जो लोग पावर में हैं वही कुछ चेंज ला सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो कैसे चेंज लाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। राजू, थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।